नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार योर केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, हमने कल क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करी थी। आज हम टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, ठोस अवस्था के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो ठोस अवस्था के प्रकार हम दो प्रकार से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले किसके आधार पर डिफाइन करते हैं? अवयवी कणों की विशेषता के आधार पर। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। सेकंड, हम बात करते हैं बंधन बलों के आधार पर। बंधन बलों के आधार पर। डियर स्टूडेंट, हम केवल आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में केवल इस टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। स्टूडेंट, अवयवी कणों के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्लियर। और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। स्टूडेंट, क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में क्रिस्टलीय सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस को एमोरफस सॉलिड कहते हैं। स्टूडेंट, जरा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझिए। क्रिस्टलीय ठोस अवयवी कणों के आधार पर हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे वो समझिए। सबसे पहले हम अवयवी कणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के बारे में सीखेंगे, फिर जस्ट अपोजिट अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में सीखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी जो कण होते हैं, मैंने क्या बोला? अवयवी कण। मैंने कल सिखाया था कि अवयवी कण, मैंने होमवर्क भी दिया था, कुछ बच्चों ने अच्छी तरीके से किया भी है, सही है। अवयवी कण क्या हो सकते हैं? अणु, परमाणु या आयन, क्लियर। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी जो कण है, अणु, परमाणु या आयन, वो कैसी अवस्था में स्थित होते हैं? एक नियमित व्यवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं? नियमित व्यवस्था। वह एक लंबी चेन ग्रुप में होते हैं, लंबी परास के में, क्लियर। स्टूडेंट, मैंने क्या बोला? क्रिस्टलीय ठोस किस में होते हैं? नियमित व्यवस्था व लंबी परास में। इसमें जो अक्रिस्टलीय ठोस में ये जस्ट अपोजिट होता है। इसमें अनियमित व्यवस्था में होते हैं। वह लघु या सूक्ष्म कह दें परास में होते हैं। सूक्ष्म परास में। जरा समझे, मैंने मान लिया कोई मेरे पास क्रिस्टल है, कोई मेरे पास क्रिस्टल है, क्लियर, जो कि ए व बी टाइप, जो कि ए व बी टाइप के कणों से मिलकर बना है। कण कुछ भी हो सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है मेरे पास। क्रिस्टलाइन कोई क्रिस्टल है जो कि दो प्रकार के कणों से मिलकर बना है, क्लियर। एक ए कण से और एक बी कण से। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप किस प्रकार डिफाइन करना चाहोगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो क्रिस्टल में ए और बी टाइप के जो कण है वो किस प्रकार अरेंज है, जरा समझें। सबसे पहले देखें तो मान लिया यहाँ ए कण है। सबसे पहले देखें तो यहाँ ए कण है, इसके पास में बी है, तो इसके पास में फिर ए बी ए, क्लियर। ऐसे यहां पर समझे, बी ए बी ए बी। आगे भी बहुत आगे कर सकते हैं, लेकिन हमें तो खाली समझना, तो हल्का करेंगे। स्टूडेंट, इस क्रिस्टल, ये कोई क्रिस्टल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो एक कण है वो बी का पड़ोसी है और बी का पड़ोसी ए है, यानी चारों तरफ से आप देखोगे तो बी का पड़ोसी कौन पाएगा? ए, क्लियर। जो बी कण है उसके पड़ोसी में कौन है? ए, और ए का पड़ोसी कौन है? बी। देखो नीचे भी देखो बी है और इधर भी बी है, यानी बी के बाद ए है और ए के बाद बी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बी का पड़ोसी ए हुआ तो ए का पड़ोसी बी हुआ, क्लियर। तो ये व्यवस्था कैसे कहलाई जाती है? एक नियमित व्यवस्था कहलाई जाती है, रेगुलर व्यवस्था कहलाई जाती है। स्टूडेंट, जरा अक्रिस्टलीय ठोस में समझिए। ऐसे इसमें माना हमने कोई क्रिस्टल है,
दो प्रकार के कणों से मिलकर बना है, ए और बी। साइज दोनों का समान ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं, कैसे भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। स्टूडेंट जरा समझें, मान लिया ये कण इस प्रकार रेंज है, क्लियर। इसमें होता क्या है कि जो ए का पड़ोसी है, देखो यहाँ पे तो ए का पड़ोसी बी है, यहाँ पे भी ए का पड़ोसी बी है, लेकिन यहाँ ए का पड़ोसी बी है तो यहाँ ए का पड़ोसी क्या है, ए। कभी तो ए के बाद बी आ रहा, बी के बाद ए के बाद फिर पुनः क्या आ रहा, ए के बाद फिर बी और बी के बाद ए और फिर बी। ए के बाद यहाँ बी है और यहाँ बी से पहले कौन है, ए। कहने से मतलब ये हुआ कि यहाँ जो अरेंजमेंट है, ए के बाद बी है तो बी का पड़ोसी फिर ए के बाद पड़ोसी जो आना चाहिए था वो कौन होना चाहिए था, बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें जो क्रिस्टल है कि जो कण है वो एक नियमित ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद क्या आना चाहिए, ए। क्योंकि यहाँ पर बी के बाद ए है तो ए के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था, क्लियर। तो इसमें तो ए के बाद बी है तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें बी का पड़ोसी ए भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे एक रेगुलर व्यवस्था नहीं है, देखो यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, वो तो आपके मर्जी, आप कुछ भी समझ सकते हो। अब स्टूडेंट जरा और बातें समझें, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ और बातें समझिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट तो एक नियमित व्यवस्था व लंबी परास में, और ये अनियमित व्यवस्था व लघु या सूक्ष्म परास में होते हैं। सेकंड पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक जो होता है वो कैसा होता है, उच्च। कैसा होता है, उच्च। उसका उच्च यानी एक निश्चित टेम्परेचर पर जाकर क्या होगा, ये पिघलेगा। एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या होगा, पिघलेगा। लेकिन निश्चित या साथ में हम तीक्ष्ण भी कह सकते हैं, इसको समझाऊंगा मैं। यहाँ पर जो एमपी होगा वो कैसा होगा, अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा। और कैसा होगा, तीक्ष्ण नहीं, अनिश्चित। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो निश्चित होता है, इसका अनिश्चित होता है। जरा समझेंगे कि मान लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये निश्चित टेम्परेचर है जिस पर ये सॉलिड, इससे नीचे टेम्परेचर ये सॉलिड फॉर्म में है और इससे नीचे ऊपर टेम्परेचर की बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। कहने से मतलब ये निश्चित तापमान पर लिक्विड में चेंज हो जाएगा एक साथ, और ये निश्चित टेम्परेचर नीचे किस में रहेगा, सॉलिड में। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, निश्चित टेम्परेचर से ये एक निश्चित टेम्परेचर से नहीं बल्कि पहले क्या होगा, धीरे धीरे किसमें चेंज होगा, लिक्विड में होगा। धीरे धीरे चेंज किसमें होगा, लिक्विड में, उससे नीचे किसमें रहेगा, सॉलिड। यानी पहले ये पेस्ट फॉर्म में बनता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे लिक्विड बनता है, क्लियर। जबकि इसमें क्या होगा, ये नीचे टेम्परेचर पर क्या होगा, एक साथ लिक्विड में चेंज होगा, जबकि एक साथ लिक्विड में चेंज नहीं होता, क्लियर। ध्यान से सुनो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में का जो एमपी होता है वो निश्चित होता है, क्योंकि वो एक निश्चित तापमान पर डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, एक साथ लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जबकि एक साथ लिक्विड में चेंज नहीं होता, बल्कि पहले पेस्ट फॉर्म बनती है, फिर धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होता है, क्लियर। उसके बाद इसकी बात करें, दैसिकता की बात करें, इसकी दैसिकता। तो दैसिकता, इसकी जो प्रकृति होती है, दैसिकता कैसी होती है, विषम दैसिक प्रकृति की होती है, विषम दैसिक। और ये कैसी प्रकृति के होते हैं, सम दैसिक। नंबर थर्ड पॉइंट है सम दैसिक, और ये कैसी प्रकृति के होते हैं, विषम दैसिक। जरा समझिए, मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है का कोई क्रिस्टल है मेरे पास, मान लीजिए ए टाइप और बी टाइप मॉलिक्यूल्स या कणों से मिलकर बना है, ए बी। आपको समझा दिया है कि ए का पड़ोसी बी है, बी का पड़ोसी ए है और ए का पड़ोसी बी। क्लियर स्टूडेंट, ये तो आपने सीखा होगा कि ए का पड़ोसी बी है, बी का पड़ोसी है। सबसे पहले विषम दैसिकता की बात करें तो उसकी परिभाषा सुने। विषम दैसिकता का मतलब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड या ठोसों का वह गुण, ठोसों का वह गुण, वह भौतिक गुण जिसमें जैसे चालकता आती है, अपवर्तनांक, विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा का प्रभाव। सॉलिड ठोसों का वह गुण, चालकता, अपवर्तनांक, विद्युत धारा आदि को अगर हम भिन्न भिन्न दिशाओं से गुजारें या भिन्न भिन्न दिशाओं से देखें तो वो भिन्न भिन्न परिमाण प्रदर्शित करती है। क्या समझे कि अगर हम सॉलिड किसी ठोस के वे भौतिक गुण जैसे चालकता, अपवर्तनांक, विद्युत धारा को हम विभिन्न दिशाओं से गुजारें तो उनका परिमाण भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न होता है। जरा समझिए,
स्टूडेंट हमने मान लिया कोई प्रकाश कण है, वो यहाँ से वो गुजर रही है, तो यहाँ देखो यहाँ जो निर्गत जो प्रकाश कण होगी, निर्गत प्रकाश कण जो होगी वो किधर से होकर जा रही है, वो ए टाइप के कणों से होकर गुजर रही है। यदि हम कोई बात करें प्रकाश कण इधर से होकर जाए, निर्गत प्रकाश कण किधर से होकर जाए, इधर से होकर जाए, तो ये किधर से होकर जा रही है, कभी बी से, फिर ए से, फिर बी से कण से, फिर ए कण से। इसका मतलब ये हुआ यहाँ तो सभी कण कैसे होंगे, समान प्रकृति के, लेकिन यहाँ जो कण कैसे होंगे, असमान प्रकृति के होंगे, जिससे एक इस प्रकार इनका जो परिमाण होगा वो भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न होगा। क्लियर। अब स्टूडेंट्स की बात करें समदैशिकता प्रकृति की आकर्षित ठोसों में, समझे। मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई क्रिस्टल है किसका, एमर सॉलिड का, ये तो आपने समझा ही है। स्टूडेंट्स जरा समझे, अगर हम कोई प्रकाश कण यहाँ से गुजारे, ये जो निर्गत प्रकाश कण होगी ये एक समान रूप से नहीं जा रही, ये ए से कभी बी से, कभी ए से कभी बी से जा रही है। क्लियर। तो इसकी जो प्रकृति कैसी होगी, अलग होगी। उसके बाद हम यहाँ से प्रकाश कण गुजारे, तो ये बी के बाद ए से गुजरे, ए के बाद ए, यानी कहने से मतलब ये इस एक समान कणों से हो गुजरने देंगे। तो यहाँ समझे, यहाँ इधर से देखो तो ये एक समान कणों से गुजरे, इधर से देखोगे एक समान कणों से होकर नहीं गुजरे, जबकि इसकी किसी भी दिशा से देखोगे तो ये इसके जो कण होंगे वो एक समान नहीं होंगे। तो इस कारण ये कैसी प्रकृति दिखाते हैं, समदैशिकता प्रकृति दिखाते हैं, जिससे इनके परिमाण कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर। स्टूडेंट अगली बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका शीतलन वक्र। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसका, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, नेक्स्ट पॉइंट है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र का मतलब है यदि हमारे पास कोई सॉलिड ऐसा है जो हमने इतना गर्म किया हुआ है, हमारे पास कोई सॉलिड है जो हमने गर्म किया हुआ है, वो किस में चेंज है, लिक्विड में, तो उसको हम ठंडा करेंगे तो किस प्रकार व्यवहार दिखाएगा, जरा वो समझेंगे। स्टूडेंट हमारे पास कोई सॉलिड है, हमने इतना गर्म किया हुआ है, वो किस में चेंज है, लिक्विड में, तो जरा वो ठंडा करेंगे तो किस प्रकार व्यवहार दिखाएगा, वो जरा समझेंगे। तो स्टूडेंट हम टाइम इस एक्सिस पे लेंगे और टेम्परेचर इस एक्सिस पे ले सकते हैं। मान ली हमने कोई सॉलिड को गर्म किया है, लिक्विड में है, लिक्विड को हम ठंडा कर रहे हैं, तो टाइम के साथ उसका जो शीतलन वक्र होगा वो एक साथ टेम्परेचर डाउन होगा, कम होगा, फिर एक कुछ समय के लिए स्थिर रहेगा, फिर उसके बाद फिर एक साथ कम होगा, फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद स्थिर रहेगा, कुछ इस प्रकार का व्यवहार दिखाता है। इस कर्व को ये क्या कहते हैं, असतत वक्र। इसलिए इनका जो शीतलन वक्र कैसा होगा, असतत होगा। अगर हम इसकी बात करें, इसमें अगर हम टाइम यहाँ लें और टेम्परेचर यहाँ लें, तो अगर हम आकृष्ट ठोसों को ठंडा करें तो एक साथ धीरे धीरे टाइम के सापेक्ष क्या होगा, ठंडा होता जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, टाइम के सापेक्ष कम हो जाएगा। इसका जो वक्र होगा वो कैसा होगा, सतत। तो इनका वक्र कैसा होता, असतत, इनका वक्र कैसा होता, सतत। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इनका जो विदलन होगा, वो कैसा होगा, जरा वो समझिए। इनका जो विदलन होगा, विदलन का मतलब होता है तेज धार वाले चाकू से हम काटें तो उनका जो कटान होगा वो कैसा होगा, जरा समझिए। अगर हम नमक के अणु की बात करें, हम नमक का कोई कण है, अगर नमक का कोई क्रिस्टल है, अगर हम इसको चाकू से काटेंगे तो एक समान रूप से सतह से रूप से कटेगा। क्लियर। उनकी जो सतह होगी कैसी होगी, एक समान रूप से होगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। अगर हमें रबड़, इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, इसका एग्जाम्पल रबड़ लूँ या प्लास्टिक लूँ या गिलास लूँ, अगर मैं गिलास को ही काटूं चाकू से, क्या स्टूडेंट वो एक समान रूप से कट जाएगी उसकी सतह, नहीं कटेगी, कहीं तो ज़्यादा होगा, कहीं कम समान, कहीं असमान होगा। तो स्टूडेंट अगर हम नमक को तोड़े तो उसका जो क्रिस्टल होगा वो अपने बड़े रूप के ही समान होगा, जबकि इस गिलास को हम तोड़ेंगे तो कहीं से सतह कैसी होगी, अलग अलग होगी। क्लियर। तो इसका जो विदलन होगा कैसा होगा, स्पष्ट। इसका जो विदलन होगा कैसा होगा, अस्पष्ट। डियर स्टूडेंट, इसके जो एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ बुक्स से पढ़ना, मैं कुछ लिख देता हूँ। ग्लूकोज, डायमंड, सुक्रोज, NaCl, KCl, ग्रेफाइट, एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इससे एग्जाम्पल है गिलास, रबड़, प्लास्टिक, पॉलीमर। डियर स्टूडेंट, हम अंतर इनमें इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे कॉपी में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट हम कल पढ़ेंगे बंदरमलों के आधार पर इनके प्रकार, और ध्यान रखें छद्म ठोस भी कहते हैं। क्लियर। जब तक के लिए नमस्कार स्टूडेंट।